हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए अपना चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, जिसका नाम है व्हेन पीपल रिवोल्ट, जब लोगों ने विद्रोह कर दिया। ओके, तो चलिए अपनी बुक का पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए। रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन जो हमें रीड करनी है वो है The Indian Revolution of 1857 began as a mutiny of Sepoy of the East India Company Army on 10 May 1857। तो रिवोल्ट हमारा कब हुआ स्टार्ट? 10 मई 1857 को रिवोल्ट हुआ, जिसे सबसे बड़ा रिवोल्ट माना जाता है। इसमें क्या हुआ, ये किसने रिवोल्ट किया था? सिपाही जो थे, जो सिपाही थे आर्मी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने ये रिवोल्ट करा था। अब ये रिवोल्ट कहाँ हुआ था? इन द कैंटोनमेंट ऑफ द टाउन ऑफ मेरठ एंड सून एस्केलेटेड इन द अदर म्यूटिनी एंड सिविलियन रिवोल्यूशन लार्जली इन द अपर गंगेटिक प्लेन इन सेंट्रल इंडिया। ये स्टार्ट हुआ था मेनली हमारा मेरठ से स्टार्ट हुआ था। मेरठ हमारा उत्तर प्रदेश में है, तो मेरठ से ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। और मेरठ के बाद ये कहाँ पहुंचा? ये बिहार, नॉर्थर्न मध्य प्रदेश, दिल्ली तक, ये पूरे नॉर्थ इंडिया जिसे हम बोलते हैं गंगेटिक प्लेन, जहाँ से गंगा होके जाती है, हर जगह ये फैल गया था। ओके, द रिबेलियन पोज अ कंसिडरेबल थ्रेट टू ईस्ट इंडिया कंपनी पावर इन दैट रेन एंड वॉज कंटेन्ड ओनली विद द फॉल ऑफ ग्वालियर ऑन 20 जून 1857। आप देखेंगे जो रिवोल्ट था ये बहुत ज्यादा फैल गया था, और जब हमारा ग्वालियर कब 20 जून 1858 में जब ग्वालियर पे इन्होंने राज कर लिया था, ग्वालियर को छुड़ा लिया था अंग्रेजों से, तो यहां पर और ज्यादा ये हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी खतरे में आ गई थी कि इस एरिया में अब वो राज नहीं कर पाएंगे। द रेबिलियन इज ऑल्सो नोन एज द इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसे क्या बोला जाता है? जो रिवोल्ट है हमारे 1857 का, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, आजादी की पहली लड़ाई 1857 के रिवोल्ट को ही माना जाता है। इसके अलावा इसे क्या बोला जाएगा? द ग्रेट रिबेलियन, द इंडियन रिबेलियन, द इंडियन म्यूटिनी। म्यूटिनी आप वर्ड बार बार देख रहे हैं, म्यूटिनी का मतलब भी क्या होता है? रिवोल्ट ही होता है म्यूटिनी का मतलब भी। ओके, द रिवोल्ट ऑफ 1857, द रिबेलियन ऑफ 1857, the uprising of 1857, the Sepoy rebellion and Sepoy mutiny। ओके, इसके बाद ये किसने स्टार्ट किया था, कौन इसके नायक थे, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, मंगल पांडे एंड द रिवोल्ट ऑफ 1859। तो किसकी बात हो रही है यहाँ? मंगल पांडे की। ओके, Mangal Pandey was born on 19 July 1827 in Nagwa, Balia, Uttar Pradesh, to a Bhumiyar Brahmin family and died on 18 April 1857 in Barakpur, Kolkata. Was a sepoy in 34th Regiment of the Bengal Native Infantry of East India Company। तो मंगल पांडे जो थे, जो कहाँ पैदा हुए थे? ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, बलिया में। और इनकी डेथ कहाँ हुई? इनकी डेथ हुई कलकत्ता में। तो ऐसा माना जाता है कि ये सबसे पहले जो रिवोल्ट की शुरुआत की थी वो इन्होंने की थी। ये क्या थे? एक ब्राह्मण थे। ओके, और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर। ही इज वाइडली सीन इन इंडिया एज वन ऑफ इट्स फ्रीडम फाइटर। इसे इन्हें फ्रीडम फाइटर की तरह दिखाया जाता है इंडिया में, आप जानते हैं चीज। द इंडियन गवर्नमेंट हैज इश्यूड पोस्टेज स्टैम्प्स कंप्लेंटिंग हिम एज अ फ्रीडम फाइटर। और इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए स्टैंप भी निकाली हुई है इनके नाम पर। ही जॉइन द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेस इन 1849। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने कब ज्वाइन की थी?
इन्होंने 1849 में ज्वाइन की थी जब ये 22 साल के थे। ओके। पांडे वॉज अ पार्ट ऑफ 6th कंपनी ऑफ द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एंड प्राइमरली नोन फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन अटैक ऑन सेवरल ऑफ द रेजिमेंट ऑफिसर। और इन्होंने जो आर्मी के कुछ ऑफिसर्स थे उन पे अटैक कर दिया था। दिस इंसिडेंट मार्क्ड एन ओपनिंग स्टेज इन व्हाट बिकेम टू बी नोन एज सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1867। और इसी की वजह से ये जो अटैक था, इसी अटैक की वजह से ये सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट हुई और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी स्टार्ट हुई। इट इज सेड दैट पांडे वॉज अ डिवोटेड हिंदू हु प्रैक्टिस हिज रिलीजियस डेलीगेंटली। और एक बहुत ज़्यादा डिवोटेड हिंदू थे मंगल पांडे, जो अपने रिलीजियंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। एक डू यू नो में एक पॉइंट है, मंगल पांडे वॉज हैंग टिल डेथ ऑन अप्रैल 1857। ही इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज द फर्स्ट मिलिट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट फ्रीडम मूवमेंट। पहले शहीद माना जाता है इन्हें इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट का। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी की सजा हुई थी। कब? अप्रैल 8, 1857। हमारा रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई। इन्हें डेथ कब हुई? 8 अप्रैल। तो आप देख सकते हैं कि रिवोल्ट स्टार्ट जो हुआ था, इन्होंने स्टार्ट किया, इन्हें पकड़ लिया गया था और इन्हें फिर फांसी दी गई थी, जिसने एक तरह से चिंगारी का काम किया था इस रिवोल्ट में। एकदम से लोग इससे जुड़ते रहे, बहुत तेजी से लोग इससे जुड़े। अब इसका इफेक्ट क्या था, कॉजेस क्या क्या थे? ओके, एक बार हम कॉजेस देख लेते हैं इसके। कॉजेस, सबसे पहला हमारा है पॉलिटिकल। लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1848 से 1856। अंडर हिम द ब्रिटिश फॉलो एंड एक्सपेंशन पॉलिसी इन इंडिया। Dalhousie through his policy had added considerable terrorists too. The policy of annexation reached its climax when the implement of the policy of doctrine of lapse and annexed the Indian state on charge of misgovernance in case of absence of an heir. तो आप देखेंगे किसका नाम है यहाँ पर, यहाँ नाम है लॉर्ड डलहौजी का, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल थे इंडिया के। तो क्या हुआ, एक पॉलिसी लाए थे ये, हमने सेकंड चैप्टर में देखा था उस पॉलिसी के बारे में। कौन सी पॉलिसी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था, कोई राजा है, उसका कोई बेटा नहीं है, सगा बेटा नहीं है राजा बनने के लिए उसकी मौत के बाद, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप पॉलिसी में वो जो राज्य होगा वो अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में चला जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमारी ये थी। तो क्या हुआ, इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी जगह कब्जा ली, जिसमें से आते हैं सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, जयपुर एंड भगत। दिस पॉलिसी एंकरेज द इंडियन रूलर अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस पॉलिसी की वजह से जो इंडियन रूलर थे वो अगेंस्ट में हो गए थे ब्रिटिशर्स के। As part of the doctrine of left policy, the title and pension of the sub-Indian princes was confiscated. The pension of Bajirau's son, Nana Sahib, was discontinued after his father's death, and Rani of Jhansi has been deprived of her right to rule in violation of the recognized Hindu law. तो आप देखेंगे क्या हुआ, जो हमारे नाना साहिब थे उनके पिता थे कौन? बाजीराव। तो बाजीराव जो थे वो बाजीराव नहीं है जिनकी मूवी बनी है, जो सेम नाम के और भी लोग थे। तो बाजीराव सेकंड जो थे उनके बेटे थे कौन? नाना साहेब। तो जब तक बाजीराव जिंदा थे जब तक तो इन्हें पेंशन मिली, लेकिन जब बाजीराव की डेथ हो गई तो नाना साहेब को पेंशन देना बंद कर दिया था। किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि यही आखिरी जो थे माने जाते थे। कौन? बताइए इन्हें क्या माना जाता था? पेशवा। तो बाजीराव सेकंड लास्ट पेशवा थे, नाना साहब पेशवा नहीं बन पाए थे क्योंकि रूल खत्म हो गया था उस टाइम पे। तो जब तक बाजीराव जिंदा थे जब तक तो पेंशन आई। जब बाजीराव की डेथ हो गई तो नाना साहब को पेंशन देने से मना कर दिया गवर्नमेंट ने कि तुम तो पेशवा हो ही नहीं, हम तुम्हें क्यों दें। वैसे ही झांसी की रानी, जैसे हम जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के नाम से,
उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उनका कोई बेटा नहीं था सगा, एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी छोटे में ही, और उनके हस्बैंड की डेथ के बाद वो राज्य उन्होंने कब्जाने की कोशिश करी। किन्होंने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने। और उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह करा, अगेंस्ट में गई, और फिर ये भी झांसी से इन्हें भगा दिया गया था और वहाँ पे राज करने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। डलहौजी फर्दर प्रपोज टू अबॉलिश द टाइटल ऑफ मुगल एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह सेकंड। और बहादुर शाह सेकंड के बाद जो लास्ट हमारे रूलर माने जाते हैं, कौन? मुगल रूलर, उनकी डेथ के बाद मुगल रूलर का टाइटल भी डलहौजी ने हटा दिया था। ओके, तो ये थे पॉलिटिकल। पॉलिटिकल के बाद हमारा सेकंड आता है इकोनॉमिक कॉजेस। ओके, चलो इकोनॉमिक कॉजेस देख लेते हैं एक बार। The economic policy of the British adversely affected every section of the Indian society. जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी इकोनॉमिक से रिलेटेड, वो सब चीज़ें इंडियन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बन रही थी। The British exploited the economic resources of India to their advantage and drained her wealth by clipping the Indian trade and industry. इसी तरीके से जो इंडियन इंडस्ट्री थी उन सबको हटा दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था बिल्कुल ही ब्रिटिशर्स के द्वारा, और जितनी भी वेल्थ इंडिया की थी वो सब छीन ली गई थी। अंडर द ब्रिटिश इंडिया टर्न इनटू अ कॉलोनियल इकोनॉमी टू सर्व द ब्रिटिश कैपिटल इंटरेस्ट। और ब्रिटिशर्स के अंदर इंडिया एक कॉलोनियल स्टेट बन गई थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करती थी। इंडियन रिसोर्सेज वर अनअबेस्ड एक्सपोर्टेड टू लंदन टू प्रमोट ब्रिटिश इंडस्ट्री। और इंडिया की जो चीज़ें थी वो सस्ते में खरीद के कहाँ भेजी जाती थी, और अब तो खरीदी भी नहीं जाती थी, इंडिया के पैसों से ही वो चीज़ें खरीदते थे और ब्रिटिश लंदन भेज देते थे ब्रिटेन में, और वहाँ पे वो उस चीज़ को महंगा बेचते थे। कॉन्सिक्वेंटली द कंट्रोल वॉज रिड्यूस टू पॉवर्टी एज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज रून्ड। और जो भी हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से जो हमारे काम होते थे उस टाइम पे दिए बनते थे, ये सब उन्होंने इंडस्ट्री लगा दी थी, और इंडिया का जो मेन काम था हैंडीक्राफ्ट का वो सब भी खराब हो गया था। मैनी पीपल वॉज रेंडर्ड जॉबलेस एंड देयर वॉज ओवर क्राउडिंग इन द एग्रेरियन सेक्टर। और एग्रीकल्चर में इसलिए ही ओवर क्राउडिंग, मतलब सब लोग जिनके पास जॉब नहीं होगी वो उस टाइम पे एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते थे, तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे पर इतने लोगों के काम वहाँ पे नहीं था। फर्दर द हाई रेवेन्यू डिमांड क्रिपल द एग्रेरियन सेक्टर। और फिर इन्होंने क्या करा, एग्रीकल्चर पे भी हाई रेवेन्यू लगा दिया। बोथ द पीजेंट एंड द जमींदार वर पुश्ड बाय द ब्रिटिश टू प्रोड्यूस मोर टू एप्रोप्रिएट द मैक्सिमम रेवेन्यू। The various revenue settlements were designed to benefit the government and displayed total disregard of the cultivator. और रेवेन्यू के चक्कर में उनसे बोला गया कि आप ज़्यादा उगाइए, जिस वजह से उस लैंड की फर्टिलिटी भी खराब हो गई। इन केस ऑफ फेलियर टू पे द स्टिपुलेटेड अमाउंट, जो अमाउंट तय हुआ था वो भी वो पे नहीं कर पा रहे थे, तो लैंड जो था वो भी गवर्नमेंट छीन रही थी जमींदारों से। A large number of zamindar was thus deposed of their land and estate as a part of this policy. Their grievance left the Indian people dissatisfied of the British, which eventually turned to be enemies of British. और यही तरीका जो था, उनकी पॉलिसीज जो थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब उनके अगेंस्ट में चली गई। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ओके, और इन सबको उनका एनिमी बना दिया गया। तो अब हम देखेंगे तीसरी चीज जो उस टाइम पे थी, कौन सी? सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस क्या क्या थे उसके रिवॉल्ट के। The British looked down upon the Indians as an inferior race and discriminated with the racial at every step. जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद को अपर समझते थे और इंडियंस को नीचे, तो वो रेशिज्म बहुत ज़्यादा करते थे। रेशिज्म मतलब होता है भेद भाव या फिर डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं इसे। Indians were not allowed at many places such as railway compartment and public places, at parks, hotel, as they were especially reserved the Englishmen. The racial arrogance of the British hurt the Indian masses most and they began to regard the Englishmen as their worst enemy. तो ये जो भेदभाव था
इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए थे, वो इंडियन जो थे खिलाफ हो गए थे किसके, ब्रिटिशर्स के। The attempt to bring about social reform in India by the British was not liked by the general public. The social legislation and the evil as sati, infanticide, remarriage of widow, etc. was considered as interference in the religious matter of India about which the Englishman knew nothing. तो कुछ कुछ चीज़ें तो करी थी, जैसे सती को ख़त्म करना, इन्फेंटिसाइड को, या फिर रीमैरिज ऑफ विडो। ये सब चीज़ें वो थी जिसके बारे में इंग्लिशमैन को पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पर भी रूल बनाने चालू कर दिए थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, द प्रोग्रेशन ऑफ द वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी एंड द चेंजिंग ऑफ हिंदू लॉ of property with a view facilitate a conversion of Hindu Christianity many Orthodox Indian. That means क्या होने लगा था उस टाइम पे, लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था। तो जो इंग्लिश लोग थे उस टाइम पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा क्या करते थे, ये चीज़ों को इंडियंस को चेंज करना स्टार्ट कर दिया, क्रिश्चियनिटी में धर्म परिवर्तन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा हिंदू लॉज चेंज होने लगे थे, इंग्लिश एजुकेशन आने लगी थी। ये सब चीज़ें जो थी ये इंडियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही थी और बहुत ज़्यादा लॉ कर रहे थे हमारे ट्रेडिशंस को। ओके, इसके बाद सोशल के बाद कौन सा आता है, मिलिट्री। मिलिट्री में इनका क्या कॉजेस थे, तो मिलिट्री में आप देखेंगे डिससैटिस्फैक्शन was spread among the military rank and file under the British. There was great inequality in the treatment between the Hindu and the British counterpart in terms of salary and other benefit. जो इंडियंस लोग थे और जो ब्रिटिशर्स थे उनके में सैलरी में बहुत ज़्यादा अंतर था। These were also a disparity in the number between the Indians and European troops. At later numbers are less than Indians. जैसे आप जानते हैं जो यूरोपियन लोग थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, इंडियन लोग ज़्यादा थे आर्मी में। There was also a disparity in numbers. Majority of Indian soldiers were sent to Crimea, China, Iran to fight for the English. और जो वो थे इंडियन सोल्जर्स, उन्हें कहाँ भेजा जाता था, चाइना भेजा जाता था, ईरान भेजा जाता था अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई करने के लिए। The Indian soldier was considered inferior एंड वर इल ट्रीटेड बाय हाई ऑफिसर। जो इंडियन सोल्जर होते थे वो कभी हाई रैंक पे नहीं जा सकते थे, जो हाई रैंक होती थी वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए ही होती थी, तो इसलिए उनसे ज़्यादा अच्छे ट्रीट नहीं किया जाता था। द इंडियन वर डेलिबरेटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल पोजिशन। वॉट हर्ट द इंडियन मोस्ट वॉज द प्रोहिबिशन ऑफ वियर कास्ट एंड रिलीजियस मार्क वाइल सर्विंग दैट अमाउंटेड टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल अफेयर बाय द ब्रिटिश। तो क्या हुआ, जैसे जो सिख लोग थे उनसे कह दिया पगड़ी नहीं पहन सकते, जो हिंदू ब्राह्मण थे उनसे कह दिया आप जनेऊ नहीं पहन सकते, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होने लगी थी। तो उनसे कहने लगे थे कि उनके रिलीजियस अफेयर में भी इंटरफेयर करने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इनफाइल्ड राइफल एंड द ग्रीस कार्टेज। एक नई राइफल आई थी उस टाइम पे जिसमें ग्रीस कार्टेज था, जिसकी वजह से जो मेन रिवोल्ट था 1857 का वो हुआ था। इन लोडिंग द राइफल द सिपाही बिफोर इंसर्टिंग द क्रीज हैड टू बाइट ऑफ इट टॉप्स। दैट मीन जब भी कोई गोली जिसे आप कहते हैं राइफल में डाली जाएगी तो उसे डालने से पहले जो उसका ऊपर का हिस्सा होगा वो काटना होगा मुंह से सिपाही को, और उसके बाद ही वो डाल सकते हैं। It was believed that the geese was made up of the fat of cow and pigs. और जो वो चीज़ थी कार्टेज जिसे बोलते हैं बंदूक गोली, उसका जो हिस्सा था कवर वो जो था किससे बना हुआ था, चर्बी से बना हुआ था, किसकी, गाय और सुअर की। काउ एंड पिग्स, दिस वॉज ऑब्सेशन टू हिंदू एंड मुस्लिम अलाइक। हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही धर्मों में खिलाफ है गाय या सुअर की मांस से बनी चीज़ों को मुंह लगाना या यूज़ करना। This rumor spark of fire of the discontent against the British in the form of revolt. और ये चीज़ इतनी तेजी से फैली वहाँ पर कि एक रिवोल्ट का रूप ले लिया इसने। The first sight of unrest appeared in 1857 at the Barak Pass in Bengal. A Sepoy Mangal Pandey on 29 March killed senior officer on parade and started the revolt.
तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को एक सीनियर ऑफिसर को परेड के दौरान गोली मार दी और वहां से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। कहां से? बैरकपुर इन बंगाल से। कहां से हुआ? बैरकपुर बंगाल। ओके, तो अभी तक हमने देखा है उसके कॉजेस क्या थे, किस वजह से वो हुआ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस किस जगह पर क्या क्या हो रहा था। तब तक आप इसे याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।